खाने वाला ऑर्डर रेडी हुआ? हाँ। तूने फिर अपनी अकल लगाई? ये क्या भर भर के दालचीनी डाल दी है इसमें? ठीक तो बना है, मैंने खुद भी टेस्ट किया है। तेरी जुबान को ना जायके का इल्म है ना बोलने का, और अगर सुनने की आदत नहीं है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और गांव चला जा। थोड़ा केवड़े का डालेंगे तो दालचीनी की हींग कम हो जाएगी। अच्छा, इतना ही बता दो तो तू क्या कर रही थी यहाँ खड़े खड़े? कुछ काम के नहीं हो दोनों। और ये बिरयानी बेच के मैं मेरा नाम बर्बाद नहीं करने वाली, ताकि चौराहे पे बांट दो इसको। काम करो अपना। रुक इधर आ। साले रुक। साले तुझे बड़ा शौक है ना लड़की बनने का, हैं? अभी तुझे तेरा बताते किसे कहते हैं। साले रुको, पकड़। हिना जी, 5 नवंबर को हमारी कंपनी एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है। 5000 लोग आपकी बिरयानी का लुत्फ उठाएंगे। इस बार कोई कसर मत छोड़ना। दिवाकर जी, इतने सालों से आपके मेहमानों को परोस रहे हैं, कभी कोई कसर छोड़ी है जो आप छोड़ेंगे? लेकिन इस बार एक खास डिमांड है। आपकी खिदमत का मार्जिन बढ़ाना है क्या? नहीं, बस खिदमत का तरीका बदलना है। इस बार परोसने वाले लड़के नहीं, लड़कियां होनी चाहिए। माफ कीजिएगा दिवाकर जी, मैं आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। हिना जी, अपनी पुरानी सोच का नकाब उतारिए। अब इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बखूबी जानती हूँ आप कितने शरीफ हैं, लेकिन मुझे ये बेहूदगी पसंद नहीं। उनको कभी कुछ पसंद नहीं आता इरफान, तंग आ गई मैं उनसे। 5 नवंबर को पुणे वाले इवेंट में हिना मैडम बिरयानी सप्लाई करने वाली है ना? हाँ, तो हम क्या करें, इसमें हमारा क्या भला होने वाला है? फिलहाल तो थोड़ा प्रेशर कम हो सकता है। मतलब ये कि 5 नवंबर को मैं तुम्हें एक स्पेशल तोहफा देने वाला हूँ। गम और खुशी भी तोहफे हैं जिंदगी के, सबको मिलते हैं। पर कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जिन्हें अनरैप करने की हिम्मत नहीं होती हम में। लेकिन अब मैं ये हिम्मत करना चाहती हूँ। मैं वो नकाब अब उतार देना चाहती हूँ। दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं भी पत्थर नहीं हूँ। लेकिन जब भी हम जिंदगी को एक सही शुरुआत देने की सोचते हैं तो वो हर बार अपना अंजाम बदल देती है। उस्मान, गेट खोल। उस्मान, एक मिनट। बोल रहा। कौन है आप? तेरा भाई। अरे उस्मान, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हैं? अरे ए उस्मान, बाहर निकल। उस्मान नहीं है यहाँ पर। कहाँ है तेरा हिजरा भाई? हैं? साला हमारी गाड़ी लेके भागा है, बोल दे लौटा दे, वरना जो उसके साथ नहीं कर पाए ना वो तेरे साथ करेंगे। आई समझ? साला हिजड़ा, चल।
पीछे हो जाओ। खोलो। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी जिंदगी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं लाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि दुनिया की नजरों में हमारी वही इमेज बने जो हम उनको दिखाना चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर और बाहर दो ऐसी अलग अलग जिंदगियां जीते हैं जो कभी कभी आपस में मेल नहीं खाती हैं। और इस केस से जुड़े लोगों की जिंदगियां भी ऐसी हैं। ये केस पुणे में मिली एक औरत की लाश से शुरू हुआ था, लेकिन इस केस के तार पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका, केरला और यहां तक कि वेस्ट बंगाल तक फैले हुए थे। सर, इसके पास फोन, पर्स, आईडी कुछ भी नहीं है। बॉडी को जिस तरह यहाँ बोरी में डालकर डंप किया गया, कातिल ने इसकी शिनाख्त का कोई क्लू नहीं छोड़ा होगा। सादिक, आ गया बेटा? सादिक, ये चोट कैसे लगी तुझे? बाइक फिसल गई थी अम्मी। अरे तो डॉक्टर को दिखा के आता था। उसकी जरूरत नहीं थी, कर लूंगा। कहाँ गया था तू? कल सुबह से घर से निकला था और अब लौट रहा है। क्यों मरा जा रहा है उस लड़की के लिए? चाय लोगी या कॉफी? नहीं, मुझे कहीं और भी जाना है। लेकिन अगले 90 मिनट तक तो तुम सिर्फ मेरी हो। जी, कौन सा मसाज लेंगे? डीप टिश्यू। तो चले शुरू करें। अरे ये मेरा हाथ क्यों बांध रहे? अरे मैंने ही बुलाया था तेरे को। हेलो, उस्मान कहाँ है तू? हाँ दीदी, मैं थोड़ा काम में फंसा हूँ। मैं आपको कॉल करूँ? देख, झूठ मत बोल। और ये गाड़ी किसकी उठाई तूने? अरे दीदी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? अच्छा, आप थोड़ी देर रुको ना, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय दीदी। अरे उस्मान सुन। हेलो जी, रोशनी बोल रही हूँ। आप कौन? क्या लाश मिली है? सर, इस औरत के सर और माथे पे जो जख्म है उसमें स्टोन के कुछ टुकड़े मिले हैं। मतलब इस औरत के सर पर किसी भारी पत्थर से लगातार वार किया गया।
लेकिन इस औरत के नेक बोन में भी फ्रैक्चर है और हत्या गला दबाकर ही की गई है। और इसकी हत्या तकरीबन 60 से 65 घंटे पहले हुई होगी। 60 से 65 मतलब 5 नवंबर को। रेप के कोई साइन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पर हाँ, इसके पेट में प्रेगनेंसी के मार्क्स हैं। शायद 2 या उससे ज़्यादा बार डिलीवरी हुई है। मतलब ये औरत शादीशुदा हो सकती है? जी सर। माँ, बीवी, बहन, बेटी, मैंने औरत की जिंदगी का हर रिश्ता जिया, लेकिन मेरा वजूद हमेशा प्यासा रहा, उस प्यार का जो हमेशा मुझसे छीन लिया गया। मिजाज ही बदल दिया तुमने। पकोड़े जैसी चीज को रोज नया टेस्ट दे देती हो। मेरे अब्बू का हुनर है, कभी जबान तो कभी हाथों में उतर आता है। जुबान तो मैं तुम्हारी पकड़ नहीं सकता, लेकिन इसे मरते दम तक थामे रखना चाहता हूं। ये नहीं, ये वो नहीं। सर, क्राइम सीन के आसपास कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस औरत को पहचानता हो। तो महाराष्ट्र की किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली जो इस औरत के हुलिये से मैच करती हो। तो जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आसपास के स्टेट के सभी पुलिस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो और पुणे आने वाली सभी बस, ट्रेन और फ्लाइट के रिजर्वेशन भी चेक करो। अब पुणे के सभी ज्वेलर से पता करो कि पायल कहाँ से खरीदी गई और किसने खरीदी। सर, हिना की पहचान पता करने का हर जरिया अपनाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल कहीं से कोई भी लीड नहीं मिल रही थी, जो पुलिस को ये सोचने पर भी मजबूर कर रही थी कि कहीं हिना के मर्डर में उसके किसी करीबी का तो हाथ नहीं था। फटाफट करो इसको। अरे कितना वक्त लगा रहे तुम लोग, फटाफट करो। ला दिखाओ, 1 बजे तक डिलीवरी करना है माल। फटाफट काटो बेटा, जल्दी से। और सुनो, हिना नहीं है तो ये मत समझना कि छूट मिल गई है, ढिलाई नहीं होगी कोई। फटाफट काम करो और जो कुछ होगा मेरे हिसाब से होगा यहाँ पे, समझ गए ना? फटाफट करो काम। आदाब, ये क्या बदतमीजी है? आदाब, 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 दरवाजा खोलो। आदाब, दरवाजा खोलो। आदाब। इरफान, मैंने बोला था ना मुझे फोन मत करना। हाँ, तो मुझे अवॉइड करने से तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी क्या? आना। तुमसे मिलकर कौन सी तकलीफ कम हो जाएगी मेरी? यार, तकलीफ में सिर्फ तुम ही नहीं हो ना, मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो। प्लीज एक बार मिल लो। ठीक है, बताती हूँ। किससे बातें कर रही थी? आप क्यों टाका जाकी करती हैं? सर, कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही है और अब शवग्रह वाले भी लाश का अंतिम संस्कार करने की परमिशन मांग रहे हैं। उन्हें थोड़ा वेट करने के लिए कहो। मैंने चेक किया, इस पायल का डिजाइन है वो कर्नाटका के मैसूर की स्पेशलिटी है। मतलब चांसेस है कि ये औरत मैसूर की हो सकती है? पॉसिबल है, लेकिन मर्डर हुआ पुणे में। एक काम करो, जिस एरिया में हमें लाश मिली उस एरिया का डंप डाटा स्टडी करो। हो सकता है मर्डर के वक्त इस औरत का फोन एक्टिव रहा। और मैसूर में यह पता करने की कोशिश करो कि पायल कहां से खरीदी हो सकती है। जी सर। जब किसी परिवार का कोई सदस्य लापता हो जाता है तो पूरा परिवार उसकी खोज में जुट जाता है, लेकिन क्या हिना के परिवार वाले भी उसकी तलाश कर रहे थे? 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और हिना के शव को अंतिम विदाई देने वाला कोई सामने नहीं आया था। वहीं पुणे से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता में रोशनी नाम की एक औरत ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और उसे लगातार कई लाशों की शिनाख्त के लिए बुलाया जा रहा था। 4 राज्यों तक फैले इस केस में ऐसे कई चेहरे थे जो इस केस को और भी रहस्यमयी बनाने वाले थे, लेकिन फिलहाल पुणे पुलिस कर्नाटका के मैसूर शहर में इस केस की कड़ियां ढूंढ रही थी।
लेकिन किसी भी सुनार से यह पता नहीं चल पा रहा था कि वो पायल कहां से बेची गई होगी। वहीं पुणे में क्राइम सीन के एरिया का डंप डेटा भी निकाला जा रहा था। वहीं पुणे से लेकर मैसूर तक के लोकल अखबारों में हिना की तस्वीरें छपवाई गईं और जगह जगह उसके पोस्टर चिपका दिए गए थे। और जल्द ही एक ऐसा आदमी सामने आया जो हिना को जानता था। हिना शेख नाम था इस औरत का? जी साहब, ये मेरी दूर की भाभी लगती हैं। ये हिना शेख यहीं मैसूर में रहती थी? नहीं साहब, इनके शौहर का यहाँ मैसूर में आना जाना लगा रहता था, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी मुंबई के मलाड इलाके में रहते थे। शौहर का नाम क्या है? जलाल शेख। लेकिन काफ़ी सालों पहले जलाल भाई का इंतकाल हो गया था। शौहर का इंतकाल हो गया तो ये हिना शेख मुंबई में कहाँ रहती थी? मलाड में ही। जलाल भाई के इंतकाल के बाद उन्होंने काफ़ी तंगी में दिन काटे। फिर 5 साल पहले इन्होंने अपने अब्बू का बंद पड़ा बिरयानी सप्लाई का बिजनेस फिर से शुरू कर लिया। उस दौरान उन्होंने मुझे भी अपनी मदद के लिए मुंबई बुलाया था। अभी आपका काम तो चल पड़ा। इस बार पिछले महीने से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, इसमें आपकी भी मेहनत है। ये लीजिए आपका हिस्सा। अरे भाभी, ये तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, रख लीजिए मुश्ताक भाई। लेकिन साहब, 2 साल पहले मैं वापस मैसूर आ गया। काफ़ी वक्त से उनके कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन यहाँ उनके बारे में पता चला तो सुनकर बहुत धक्का लगा। लेकिन हिना का मुंबई में कोई और रिश्तेदार तो होगा? जी साहब, हिना भाभी की एक बेटी और एक बेटा भी है, आहना और आदाब। एज? बेटी की उम्र 15-16 साल और बेटे की 10-11 साल होगी। इन 2 बच्चों के अलावा और कोई रिश्तेदार है साहब? हिना भाभी की सास भी है, आतिया शेख, और उनका देवर सादिक शेख। वो दोनों बोरीवली में कहीं रहते हैं। और हाँ, उनका एक बड़ा भाई भी है, अनवर बेग। वो अपनी बीवी जरीना के साथ अंधेरी में ही कहीं रहता है। हिना शेख का कत्ल हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने खबर क्यों नहीं ली? साहब, मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। मैंने हिना भाभी का पोस्टर देखा तो सीधा आपके पास चला आया। आपको गलतफहमी हो रही है सर। हमने तो हिना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। कौन से पुलिस स्टेशन में? जी, मलाड पुलिस स्टेशन में। FIR भी लिखवाई है सर, ये देखिए। आपने FIR में लिखवाया कि हिना 5 नवंबर की सुबह नासिक गई थी? हाँ, वो आना से नासिक के बारे में बोल के निकली थी। लेकिन हमें हिना की लाश यहाँ 6 नवंबर को पुणे में मिली। हिना पुणे क्यों आई होगी? यहाँ कोई है जिससे मिलने आई होगी? सर, पुणे में LNC नाम की एक इवेंट कंपनी है। अम्मी इनके इवेंट्स में बिरयानी सप्लाई करती थी। 5 नवंबर का भी ऑर्डर था, पर घर से निकलते वक्त अम्मी बोली कि वो नासिक जा रही है। आदा, बेटा मुझे काम से नासिक जाना, आने में देर हो जाएगी। दोनों भाई बहन लड़ना मत। पर अम्मी, आज तो 5 नवंबर है ना। पूना के इवेंट में बिरयानी का ऑर्डर था और आप नासिक जा रहे हो। तो मेरी काम की बातों पर गौर करना बंद कर दे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। शरारत नहीं। अम्मी, मुझे हग नहीं करोगे? चलती हूँ, दोनों लड़ाई मत करना। हाँ ना, तुम्हारी अम्मी का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हमें तुम्हारी अम्मी के बॉडी के पास से ये पायल मिली। हाँ सर, ये पायल अम्मी की है।
वो हमेशा इसे पहने रहती थी। उन्हें गिफ्ट किया था उन्हें। सर, क्या मैं ये पायल ले जा सकती हूँ? अब क्यों आया? जा, मुझे बहुत काम है ना, बहुत काम मिल गया, जा काम कर। अरे दीदी नाराज क्यों होते हो? आपके सिवाय कोई है क्या मेरा? अच्छा चल, मक्खन मत लगा, आजा अंदर। अच्छा दीदी, रफीक भाई कहाँ है? क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? अब तू ये सब छोड़ना, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी चाय पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? उस्मान रुक! उस्मान! चल चाय पी। तो चाय पी, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। बंका? जी नहीं, मैं किसी बंका को नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। हिना के रिश्तेदारों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। हमें इस बारे में क्यों नहीं पता चला? तो चूक लोकल पुलिस की, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने हिना की फ़ोटो को सर्कुलेट कर रखा है, तो उनसे बात करके ऐसा लगा कि शायद उन्होंने हिना को ठीक से ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। पर अब हमें कोई चूक नहीं करनी, हमें किसी भी कीमत पर हिना के कातिल को ढूंढना है। हिना 5 नवंबर को अपने घर से बेटी को ये कह के निकली कि वो नासिक जा रही, जबकि हमें हिना की लाश 6 नवंबर को पुणे में मिली। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, हमने हिना को 5 नवंबर के इवेंट का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो हमारे टर्म्स के मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेकिन ऐसी क्या टर्म्स थी आपकी जो आपने इतने पुराने वेंडर का ऑर्डर कैंसिल कर दिया? सर दरअसल हिना अचानक से अपना प्राइस बढ़ाने लग गई, इसलिए हमने उसका ऑर्डर कैंसिल किया और दूसरे को ऑर्डर दे दिया। आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था तो हिना पुणे क्यों आई थी? सर वो मैं कैसे बता सकता हूँ? गिनवा के रखो उसको पूरा और भर के रखना इसको ना, संभाल के, ठीक है? आना बेटा, मैंने बोला था ना सब संभाल लूंगा मैं। अब तुम घर जाओ, बिल्कुल फिक्र मत करो, अपना और आदाब का ख्याल रखना। अच्छा, एक और ज़रूरी बात थी, ये कंपनी का जो अकाउंट है उसका नेट बैंकिंग का पासवर्ड क्या है? तो वेंडर लोग के फ़ोन आ रहे हैं बार बार पेमेंट के लिए। सर हिना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। 5 नवंबर की सुबह उसने 2 बार दिवाकर को फ़ोन किया था और उसके बाद उसका फ़ोन मुंबई से पुणे की तरफ ट्रैवल हुआ और 5 नवंबर के शाम 5 बजे उसका फ़ोन पुणे में स्विच ऑफ हुआ। यानी उसी दौरान जब उसका कत्ल हुआ। सर मैंने इस दिवाकर की फील्डिंग लगा दी। और सर इस दिवाकर के बारे में कुछ पता भी चला है। करीब 1 साल पहले इसने हैदराबाद में एक इवेंट किया था जहां पर रेड पड़ी थी। वहां पर अश्लील डांस हो रहा था। इस दिवाकर पर गर्ल्स ट्रैफिकिंग का आरोप भी लगा था, लेकिन बाद में उसे उस केस में क्लीन चिट मिल गई थी। पर हम इस दिवाकर को क्लीन चिट नहीं दे रहे। हिना की बेटी का कहना है कि हिना घर से ये कह के निकली कि वो नासिक जा रही है, जबकि हिना का फोन नासिक नहीं बल्कि पुणे की तरफ ट्रैवल कर रहा था। मामला क्या है? एक लड़का है इरफान, हिना के यहाँ पर शेफ का काम करता था।
हिना के मर्डर के 3 दिन पहले हिना ने उसे काम से निकाल दिया और ये इरफान हिना की बेटी अहाना के साथ फ़ोन पे रेगुलर टच में है। सर, जिस जगह हिना का मर्डर हुआ था हमने उस एरिया का डम डेटा स्टडी किया और सर उस डम डेटा के अकॉर्डिंग हिना के 2 नंबर शो हो रहे थे और अहाना ने हमें उसका एक ही नंबर दिया है। 2 नंबर? सर हमने इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। हिना के इस दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स लिख लो। और वो शेफ क्या नाम बताया? इरफान। बुलाओ उसे। सर। सर मानता हूँ कि हिना मैडम ने मुझे जॉब से निकाल दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। जॉब से क्यों निकाल? ये नहीं बताएगा? कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हो। पर अम्मी के रहते ना ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती मैं। लेकिन फिलहाल मेरे लिए तो पहन सकती हो ना। वैसे लगता है अम्मी। इतनी क्यों देर कर दी तुमने? अम्मी वो मैं वॉशरूम में थी। अच्छा, रुक। इरफान, सर दरअसल हिना मैडम को मेरा और अहाना का मिलना पसंद नहीं था, बस इसीलिए उन्होंने मुझे जॉब से निकाला था। फिर तूने क्या किया? सर सच में इरफान ने कुछ नहीं किया। फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी अम्मी नासिक गई थी, जबकि 5 नवंबर को तुम्हारी अम्मी पुणे में थी। सर अम्मी मुझे नासिक का ही बोल के गई थी। बेटा मुझे काम से नासिक जाना, आने में देर हो जाएगी। तुम्हारी अम्मी के पास ये एक और नंबर था जो हमने ढूंढ के निकाला। ये नंबर तुमने हमें क्यों नहीं दिया? अम्मी एक ही नंबर यूज करती थी सर, इस नंबर के बारे में मुझे नहीं पता है। अहाना के अलावा हिना का भाई अनवर, भाभी जरीना, देवर सादिक और सास आतिया, कोई भी हिना के इस दूसरे नंबर के बारे में नहीं जानते थे। सवाल यह है कि हिना अपने इस दूसरे नंबर के बारे में अपने घर वालों से सीक्रेट क्यों रखेगी? कहीं घर वालों में से कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा? सर अहाना को देख के लगता तो है कि वो कुछ तो छुपा रही, और वो इरफान, वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। नजर रखो दोनों पर और हिना के बाकी रिलेटिव्स के बारे में पता करो। सर हिना के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक। उसके उस नंबर पर सिर्फ एक ही नंबर से कॉल्स आती थी और उसी नंबर पे कॉल्स की जाती थी। सिर्फ एक नंबर? जी सर, और वो नंबर किसी रोशनी मिर्ज़ा के नाम पर उसके कोलकाता के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर ये है रोशनी मिर्ज़ा और अब इसका वो नंबर भी बंद आ रहा है। सर आप जिस रोशनी मिर्ज़ा से मिलने आए हैं उसने करीब 1 महीना पहले 3 नवंबर को अपने पति रफीक मिर्ज़ा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी और कुछ दिन पहले हमें रफीक की लाश मिली थी। क्या ये आपके पति हैं? 3 नवंबर को रोशनी के शौहर का यहाँ कलकत्ता में मर्डर हुआ और 5 नवंबर को हिना का पुणे में। वो हिना जिसे रोशनी लगातार कॉल कर रही थी और 5 नवंबर को ही रोशनी का नंबर पुणे में बंद हुआ। लेकिन सर आपका फ़ोन आते ही मैंने कंफर्म किया, उस दौरान रोशनी यही कोलकाता में ही थी। इनफैक्ट 5 नवंबर को मैं रोशनी से पूछताछ के लिए मिला भी था। तो फिर रोशनी का वो नंबर पुणे में कैसे एक्टिव था? रोशनी मिर्ज़ा नाम है इस औरत का। क्या आप में से किसी ने कभी भी इसे हिना के साथ देखा है? नहीं सर। हाँ सर, हम लोगों ने भी कभी इस औरत को नहीं देखा। मैं किसी रोशनी को नहीं जानती। और आप? नहीं सर। सर मैं ऐसा कोई नंबर इस्तेमाल नहीं करती थी, ये मेरा नंबर नहीं है। लेकिन ये नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और इस नंबर से मुंबई में एक हिना नाम की औरत से लगातार बातें हो रही थी। ये हिना, पहचानते हैं इसे? नहीं सर, मैं नहीं जानती इसको। मैं कभी मुंबई भी नहीं गई हूँ। और पुणे? नहीं सर, मैं कभी बंगाल से ही बाहर नहीं गई हूँ। क्यों उस औरत के गम में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और साथ में मेरी भी?
उसी के गम में पी रहा हूँ अम्मी। अगर उसने मेरे जज्बात को समझा होता तो आज उसका ये हश्र नहीं होता। सादिक, तूने तो उसका ये हाल नहीं किया। जिस दिन हिना की मौत हुई उस दिन तू भी तो यहाँ नहीं था। पूछताछ में सादिक और अनवर पर भी शक करने की वजह मिली है। हिना के गुजरने के बाद अनवर ने जिस तरह हिना के काम पे कब्जा कर लिया वो शक करने जैसा तो है। इसके अलावा क्या मिला? हिना के कई रिश्तेदारों का कहना है कि जलाल की मौत के बाद हिना के साथ शादी थी कि सादिक हिना से शादी कर ले, और सादिक जलाल और हिना की शादी के पहले से हिना को पसंद करता था। कहीं हिना के इस हश्र की वजह सादिक की हताश मोहब्बत तो नहीं? और सर, ये सादिक 5 नवंबर को मुंबई में भी नहीं था और उस रात उसका फ़ोन भी बंद था। एक मिनट, हाँ बोलो यादव। सर ये दिवाकर तो काफ़ी अलर्ट लग रहा है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके पीछे जाके कुछ खास हाथ नहीं लग रहा है। उसका फ़ोन भी सर्वेलेंस पे, लेकिन वो कोई गलती नहीं करता। लेकिन हाँ, उसका एक चपरासी है, उसका राजदार है। उसे हाथ में लेते हैं सर, कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो उसी को हाथ में लेते हैं। सर तुम इस सादिक पे नजर रखो, मुझे दिवाकर में दिमाग लड़ाना पड़ेगा। सर रोशनी के बारे में जो कुछ भी मालूम चला उससे लगता नहीं कि वो कभी मुंबई गई होगी। लेकिन रोशनी के पति रफीक, वो 2 साल पहले तक मुंबई में जॉब करता था। तो हो सकता है रफीक रोशनी का नंबर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सर रफीक का मर्डर तो 3 नवंबर को हो गया था। रफीक के मर्डर में किसका हाथ लगता है? सर हमें इस बंका नाम के आदमी के ऊपर शक है। साले मेरा 1 लाख नहीं है ना, जान लगेगा, समझा? समझ जा, लाश मारेंगे। सर रोशनी ने हमें इस झगड़े के बारे में बताया था। सर रोशनी बंका का नाम नहीं जानती थी, लेकिन उसने बंका की फोटो से उसे आइडेंटिफाई किया था, और ये बंका 3 नवंबर से ही फरार है। इस बंका के अलावा और कोई सस्पेक्ट? जी सर हमें रोशनी के छोटे भाई उस्मान के ऊपर शक है। सर जब से रफीक का मर्डर हुआ है ये उस्मान भी गायब है, लेकिन रोशनी नहीं मानती कि उस्मान रफीक का मर्डर करेगा। तो फिर ये उस्मान गायब क्यों है? सर फिलहाल तो इसका कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन हम उस्मान की तलाश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है उस्मान ही अपनी बहन का दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा था और रोशनी झूठ बोलकर इसे बचा रही? मैं मानता हूँ कि मैं हिना से निकाह करना चाहता था, लेकिन हिना तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं किया है सर। कुछ शाम तू कहा था जिस दिन हिना का मर्डर हो? लोनावाला में अपने दोस्तों के साथ। तू लोनावाला में नहीं, पुणे आया हुआ है। तू जानता था कि हिना पुणे आई हुई है। अब ये बता कि हिना के दूसरे नंबर की कहानी क्या है, और ये रोशनी का इस मर्डर से क्या लेना है? मैं किसी रोशनी को नहीं जानता सर, और ना ही हिना के किसी दूसरे नंबर के बारे में। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। साहब मेरे सादिक ने कुछ नहीं किया, और वो तो ये निकाह करना चाहता भी नहीं था, बल्कि मैं चाहती थी कि हिना का निकाह सादिक से हो। देख बेटा, जलाल के जाने का गम कभी नहीं भरेगा, पर मैं तुझे और तेरे बच्चे को ऐसे मायूस नहीं देख सकती। और मेरे कहने पर सादिक तुझे अपनाने को तैयार है, निकाह कर ले इससे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? सादिक मेरे भाई जैसा है। साहब मैं मानती हूँ सादिक थोड़ा गुस्से वाला है, पर हिना को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता वो। सर आप मान रहे थे कि उस्मान रोशनी का दूसरा नंबर यूज कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो उस्मान का भी मर्डर हो चुका है। उस्मान का मर्डर? जी सर 6 दिन पहले करीमगंज पुलिस को हाईवे के पास उस्मान की लाश मिली थी। ये देखिए। उस्मान को कौन मार सकता है? सर फिलहाल इसकी तो कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात पता चली है कि उस्मान किन्नर था। किन्नर? जी सर, किन्नर के भेष में लुटेरा। ये देखिए सर, जिन लोगों को लूटता था उनके सामने औरत बन के जाता था। पूरा गैंग था इसका,
और कई एरियाज की पुलिस उस्मान को ढूंढ रही थी, लेकिन सर रोशनी ने हमें नहीं बताया कि उस्मान किन्नर था। छोड़ो मुझे, आप लोग ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। चुपचाप बैठ जा। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी हिना से कोई दुश्मनी नहीं थी। तेरे चपरासी ने हमें तेरे और हिना के उस मुलाकात की सच्चाई बता दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी इवेंट्स की आड़ में अश्लील नाच और न जाने क्या क्या करवाते हो, इसलिए बेहतर होगा कि मेरी पेमेंट क्लियर कर दो, वरना एक एक को एक्सपोज कर दूंगी मैं। ऐसा सोचना भी मत, वरना वो हश्र करूंगा कि ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। सर मैं मानता हूं कि हिना ने मुझे एक्सपोज करने की धमकी दी थी, लेकिन उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। सर सर उस्मान बचपन से ही किन्नर था, लेकिन ये हमने हमेशा छुपा कर रखा। पर पैसों की तंगी से लड़ने के लिए वो औरत के भेस में। तो तुम ये जानती थी कि उस्मान औरत के भेस में जुर्म कर रहा था? रफीक भी जानता था? उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि वो किन्नर था, पर एक दिन उन्होंने उसको देख लिया। उस्मान रुक! उस्मान! रफीक ने मुझे सब बता दिया था और इस बात को लेकर उस दिन बहुत झगड़ा भी हुआ था। तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये किन्नर है और मेरी बीवी है किन्नर की बहन। पर जीजाजी इस पे दीदी का कोई कसूर नहीं है। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रफीक ये क्या कर रहे तुम? दीदी को हाथ कैसे लगाया? छोड़ छोड़ रफीक छोड़। लेकिन मैंने किसी तरह उस्मान से कसम ले ली कि अब वो कोई बुरा काम नहीं करेगा। लेकिन जब रफीक गायब हुए तो क्या? जब रफीक गायब हुआ तो क्या हुआ? सर मुझे पता था कि उस्मान ने ही रफीक को। तुम कहना चाहती हो उस्मान ने रफीक को मारा? सर मुझे शक था, और मेरा वो दूसरा नंबर वो भी उस्मान ही इस्तेमाल कर रहा था। तो उस्मान हिना को जानता था? सर इस बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। अगर ये रोशनी सच बोल रही है तो उस्मान हिना को इतने कॉल क्यों कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना को भी उस्मान जिसका इनके साथ काम कर रहा था, उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? सर उनकी तलाश जारी है। लेकिन रफीक के मर्डर का एक और सस्पेक्ट है, बंका। अगर रफीक का मर्डर उस्मान ने किया है तो बंका क्यों गायब है? कहीं ऐसा तो नहीं ये रोशनी उस्मान का नाम लेकर बंका को बचा रही है? लेकिन सर हमें बंका और रोशनी के बीच में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं मिला था। ये हमें गुमराह करने की चाल भी हो सकती है। हो सकता है बंका रोशनी का दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहा। ये बंका कहाँ फरार है, उस पर कोई लीड? सर बंका का फोन 7 नवंबर को केरल में बंद हुआ था। मैंने केरल पुलिस को बंका की फोटो भेजी थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। बंका का फोन जिस एरिया में बंद हुआ, मुझे उस एरिया की डिटेल दो और इस रोशनी पर नजर रखो। सर आना बेटा, ये गलत फहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि हमें हिना के बिजनेस का कोई लालच है। हम दोनों यहाँ तुम लोगों के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमसे बेहतर परवरिश तुम्हारी कोई और नहीं कर सकता है। हाँ बेटा, हम तुझ पर कोई रोक टोक भी नहीं लगाएंगे। माना कि मुझे अम्मी की रोक टोक पसंद नहीं थी, लेकिन आप लोगों का जबरदस्ती का प्यार दिखाना ना बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। अनुज, मैं तुम्हें एक बंका नाम के आदमी की डिटेल्स भेज रहा हूँ। इस बंका का फोन 7 नवंबर को केरला में स्विच ऑफ हुआ था। अपने खबरों को काम पे लगाओ और जरा इसकी डिटेल निकलो। पुणे, मुंबई, मैसूर और कोलकाता के बाद अब पुलिस केरला में इस केस की कड़ियां ढूंढ रही थी। पुलिस का खबरी नेटवर्क बंका को केरला में ढूंढ रहा था। वहीं कोलकाता पुलिस ने उन किन्नरों का पता लगा लिया जिनके साथ उस्मान लूटपाट करता था, और पुलिस रिमांड में उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने उस्मान को उनके गिरोह की आपसी रंजिश में मार दिया था। क्या? आधा हिस्सा? हाँ तो खूबसूरती तो मेरी भी है ना। देख तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं पता, आधा चाहिए मुझे। आधा हिस्सा चाहिए? चाहिए। अब क्यों तुझे आधा हिस्सा? लेकिन क्या उस्मान ने रफीक और हिना को मारा होगा? इन सवालों के जवाब इस केस में एक और घुमाव लाने वाले थे। सर खबरियों ने बंका की इंफॉर्मेशन निकाल ली है, वो दुबई भाग गया है। दुबई भाग गया? जी सर। यहाँ केरला में बंका जहाँ ठहरा हुआ था उस जगह का पता चल गया है। वहाँ फिलहाल कोई अहमद पाशा नाम का आदमी रहता है। हो सकता है उससे हमें कोई बंका की इंफॉर्मेशन मिल जाए।
हो सकता है यही अहमद पाशा, बंका यही रहता था। रफीक, तो और तेरी बीवी तो बड़े शातिर निकले। तेरी बीवी बोल रही थी कि तुझे उस्मान ने मार दिया, लेकिन तू वहां छुप के बैठा हुआ था। अपनी बीवी के नंबर से हिना को तू ही कॉल करता था ना? नहीं सर, सिर्फ मैं ही नहीं, हिना भी मुझे कॉल किया करती थी। 2 साल पहले तक मैं मुंबई में जॉब कर रहा था। हिना की बिरयानी अक्सर मेरे ऑफिस में सप्लाई हुआ करती थी। हिना, ये लीजिए आपकी पेमेंट का चेक। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे भी कहना चाहिए, आपकी बिरयानी वाकई बहुत लजीज है। फिर हम अक्सर मिलने लगे। जलाल को खो देने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को एक दायरा दे दिया था। सोचा सिवाय अपने बच्चों की खुशी के और कुछ नहीं सोचूंगी। हिना, तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं भी अपने बारे में अब सोचना चाहता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो रफीक? देखो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी हो? मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ रफीक, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी रोशनी से करवा दी। कोलकाता में मैंने जूते की दुकान डाली। सोचा काम में डूबा रहूंगा तो हिना को भुला दूंगा। सर, मेरा बिजनेस नहीं चला। एक दिन काम के सिलसिले में मुंबई गया तो न चाहते हुए मैं हिना को कॉल कर बैठा। रफीक, मैंने भी तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, पर नहीं हो सका। मैं अब तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर जाने नहीं दे सकती। हम दोनों पर अजीब सा पागलपन सवार हो गया था। हम दोनों और ज़्यादा मिलने लगे। इतना ही नहीं, वो मेरी पैसों से भी मदद करने लगी, लेकिन मेरी बीवी का नाम सुनते ही वो बौखला जाती थी। तुम मुझसे प्यार करते हो या अपनी बीवी से? बीवी तो मैं तुम्हें ही बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार कहाँ समझा? रफीक, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। अच्छा, तुम छोड़ सकती हो अपने बच्चों को मेरे लिए? ठीक है, हम अब नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें वो मेरे सारे पैसे वापस करने होंगे जो तुमने मुझसे लिए थे, वरना तुम्हें मोलेस्टेशन के चार्ज में अरेस्ट करवा दूंगी। उसका वो रूप देखकर मैं हैरान हो गया। मैं भी उससे छुटकारा पाने का एक रास्ता निकाल लिया। तुमने इस सब के बारे में अपनी बीवी को बताया और तेरे इस प्लान में तेरी बीवी भी शामिल हो गई। सर, रफीक तो मुझे किन्नर की बहन बोलकर हमेशा छोड़ने के ताने देते थे, लेकिन फिर अपने और हिना के रिश्ते की सच्चाई बताकर भी मेरा साथ हमेशा देने का वादा भी किया। सर, रोशनी साथ हो गई तो मैंने हिना को कॉल करके झूठ मूठ का बोला कि रोशनी मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार है। इसके बदले उसे 5 लाख रुपए चाहिए। हिना मान गई और मैंने बंका को भी साथ में ले लिया। और बंका भी तैयार हो गए? सर, मुझे बंका का उधार देना था और उसे उन पैसों से दुबई जाना था, तो मैंने बंका पर प्रेशर डाला कि तू मेरा साथ दे। हिना 5 नवंबर को 5 लाख रुपए लेकर मुझसे मिलने पुणे आ गई। ये लो। बाका, गाड़ी क्यों रुकवाई तुमने? उसके बाद बंका 1.5 लाख रुपए लेकर दुबई चला गया। मैं भी दुबई जाने वाला था। केरला में अहमद पाशा के नाम से मैंने अपना पासपोर्ट ही बनवा लिया था। वीज़ा लगने की देरी थी कि आप लोग आ गए। अब तेरा वीज़ा हम लगाएंगे, इस जेल का, वो भी लाइफ टाइम। सड़ यहाँ पे आप। रिश्तों के बनने की वजह मायने नहीं रखती है, लेकिन उनके टूटने के 1000 मायने निकाले जाते हैं। छिप छिप कर मिलना रिश्ते की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि जिस रिश्ते को हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं, वो रिश्ता हमेशा हमें डर की जिंदगी देता है। इसलिए दुनिया की परवाह करने से बेहतर है कि हम अपनी परवाह करें। अगर हिना ने वाकई अपनी परवाह की होती तो वो शादीशुदा रफीक को अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं देती जो उसने दे दी थी। और यही वजह थी जिसने रफीक के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि वो धोखे और फरेब का एक ऐसा खेल रच बैठा जिसने हिना को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं,
फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। चलो चलो उतरो उतरो उतरो, लास्ट स्टॉप है, चलो चलो चला चला, लास्ट स्टॉप है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ओ ताई उठो, लास्ट स्टॉप आ गया। लोग खाली सोने के लिए आते हैं बस में। चलो ताई, उठा उठा, लास्ट स्टॉप है, बस आगे नहीं जाएगी। ओ ताई, ओ ताई। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन कई बार इंसान हैवानियत के मामले में जानवरों को भी पीछे छोड़ देता है। सर 32-34 साल की लगती है, बॉडी की पहचान नहीं हुई है। इसके साथ और कोई नहीं था? नहीं सर, ये कंडक्टर है। जब सुबह यहाँ बस रुकी, इसमें सबको उतारा, देखा ये मरी हुई थी। ये कहाँ से चढ़ी? तब ये बस तो सूरत से चली थी। ये औरत कौन सी स्टॉप से चढ़ी ध्यान नहीं दिया मैंने। इसके साथ कोई था? पता नहीं साहब, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके लगेज में इसकी कोई आइडेंटिटी थी? नहीं सर, इसके पास कोई लगेज ही नहीं था। कमाल है श्री, एक औरत मुंबई में आने वाली बस में चढ़ती है और उसके साथ लगेज नहीं? सर मुझे लगता है कि हार्ट अटैक हुआ होगा। नहीं शिरके, इसका गला दबा के मारा गया है। ये देखो ये मार्क, मुझे लगता है इसी शॉल से इसका गला दबाया गया है। हो सकता है सर। वैसे सर ये सीट के नीचे ये आधी खाई हुई दाबेली मिली है, और ये टिकट औरत के आंचल में बंधा हुआ था। ये दाबेली को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और सारे पुलिस स्टेशन में इसका फोटो सर्कुलेट कर दो। और देखो आज के दिन में कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। और एक काम करना, सूरत से लेके मुंबई तक के जितने भी बस स्टैंड है वहां का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। आखिर ये औरत है कौन? गायत्री पानी दे। हाँ अली। क्या हुआ, कुछ काम मिला? नहीं मिला। तुझे मिला कुछ? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। पर तुझे ऐसे कैसे बिना कुछ बोले फैक्ट्री से निकाल दिया? क्या करेंगे अब, हर जगह कॉस्ट कटिंग चल रहा है रे। मंदी चल रही तो सबको काम से निकाला जा रहा है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ताई मी येते हा। कैसे निकलती है तेरी बहन घर से? कुछ बोलती क्यों नहीं उसको? छोड़ना उसको। अरे क्या छोड़ना, कैसा दिखता है वो लिपस्टिक? बाबा आप आ गए, आप मोबाइल लाइए। नहीं ले आऊंगा, अगली बार ले आऊंगा, टेंशन मत ले तू। कोई मोबाइल नहीं मिलेगा, समझा? जा जाके पढ़ाई कर। बाबा नया लाने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, सेकेंड हैंड ही ला दो, 1000-1200 तक आ जाएगा। पैसे का टेंशन क्यों ले रहे हो? पैसे के बारे में मत सोच, मोबाइल चाहिए ना तेरे को, ले जाएगा। मैं ला दूंगा तेरे को मोबाइल। सूरज अच्छे से पढ़ा। पढ़ तो रहो ना आई। तो मेरी बात समझ रहा है ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन कोई झोल नहीं ना, पैसा टाइम पे देगा ना वो। हाँ काम कर, तू अभी निकल, बाद में बात कर। सोचना पैसे चाहिए कि नहीं। ठीक, चल। क्या बात कर रहे थे प्रदीप से? हैं? मैंने बताया था ना वो अच्छा आदमी नहीं है। चल चल खाना लगा जल्दी। सर
मैंने उस अनआइडेंटिफाई औरत के बारे में यहाँ मुंबई में और आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया है, बट कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। सूरत में? सूरत पुलिस को कहा है सर पता करने के लिए। वैसे सूरत से मुंबई आने वाले रूट पे मैंने कई सारे बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, बट वो औरत कहीं नजर नहीं आई। शिरके, शायद जिस बस स्टैंड पे वो बस में चढ़ी होगी वहाँ सीसीटीवी नहीं होगा। हो सकता है सर। तुम्हें अजीब नहीं लगता शिरके, लाश के पास उसका कोई लगेज नहीं मिला? सर अजीब तो है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिसने उस औरत का मर्डर किया वो उसका लगेज लेकर चला गया। मुझे लगता है इसका पता हमें सूरत से ही लगेगा। सूरत? मैं सूरत कैसे जा सकती हूँ? नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। मैं सूरत नहीं जाऊंगी। अरे तो हम क्या करेंगे फिर? मैं क्या फांसी लगा लूं क्या? घर की हालत कैसी है वो तो जानती है तू। अरे अच्छा खासा चल के कहाँ मारा है, सूरत से तो मना कर रही है अभी। अरे मैं खुद भी चला जाता हूँ वहाँ, लेकिन उनकी 12 साल की बेटी है, उसे संभालने के लिए उन्हें औरत ही चाहिए। पर ये सूरत, हाँ, इसकी देखभाल कौन करेगा और तुझे कौन संभालेगा यहाँ? अरे तो इसे ले जाना अपने साथ सूरत, वहीं के किसी स्कूल में इसका दाखिला करा देना और घर ये संभाल लेगी यहाँ। क्यों? पर बाबा, मुझे सूरत नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। अरे तो मैं कौन सा दूर जा रहा हूँ? तेरे से मिलने आता रहूंगा मैं क्या इसकी नौकरानी हूँ जिसकी खिदमत करती बैठी रहूंगी? बस, मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी अभी। चलो सामान भरो, कल सुबह निकलना है। हाँ, मानी या नहीं मानी? हाँ तू टेंशन मत ले, मान जाएगी। चल ठीक है। सारा काम देखने का, खाना पकाने से लेकर परी की देखभाल तक, ठीक है? जी साहब, काम करनी तो सूरत आई हूँ। ठीक है, किचन उस तरफ। तेरा दाखिला ना यहीं करा देंगे, चल। कितना सुंदर घर है और कितना बड़ा भी है, देख। इधर आ। हाँ हेलो। जय श्री कृष्ण। मेरे काम का कुछ हुआ? अरे बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिली है। आज थोड़ा टाइम दीजिए, करता हूँ कुछ। सर, उस औरत की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, उसकी मौत रात में 11 बजे हुई थी। आपका शक सही था सर, उसे गला दबाकर मारा गया, शायद उसी स्टॉल से जो हमें उसकी बॉडी पर मिला था। और सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि वो 1 महीने प्रेग्नेंट थी। उसने लास्ट फूड दाबेली खाया था। तो स्पॉट पे हमें जो आधी दाबेली मिली तो उसी ने खाई थी? नहीं सर, वो दाबेली नॉर्मल थी, लेकिन जो उसके पेट में दाबेली मिली है उसमें अफीम मिली थी। इनफैक्ट उसकी बॉडी में अफीम के ट्रेसेस भी मिले। वो औरत अफीम लेती थी सर। ऐसा कैसा होगा शिरके? वो माँ बनने वाली थी, ऐसे हालत में कोई नशा क्यों करेगा? अफीम क्यों खाएगी? ठीक तो है ना? हाँ, खाना खाया तूने? हाँ, आ जाऊंगी, लेकिन अभी ना तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। चल, रखती हूँ। तुम्हारी लोग भी ना गाली बच्चे की फिक्र करती है। तूने खीर खाई? नहीं। तो मैं देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं देता हूँ ना तेरे को। ये ले। अरे खा ले, अच्छी बनी है। अच्छी है ना?
कौन है? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने घर परिवार से दूर नहीं रहता है। पेट की आग, गरीबी, अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। गायत्री भी अपने बेटे और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए अपने पति मनोहर और अपने घर से दूर सूरत गई, लेकिन इससे पहले कि वो अपने परिवार की उलझनें सुलझा पाती, किसी ने उसकी सांसें छीन ली। गायत्री मर चुकी थी, लेकिन पुलिस को अभी तक उसका नाम भी पता नहीं चला था और ना ही ये पता था कि इस केस के जरिए उन्हें इंसानी चेहरों के पीछे छिपी कितनी कड़वी सच्चाई दिखने वाली थी। चिरके, कुछ पता चला? सर न्यूज़पेपर में उस औरत की फोटो सर्कुलेट करा दी, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली। साहब ये फोटो, ये मेरी बीवी गायत्री जैसी लग रही है साहब। गायत्री, गायत्री। आपकी पत्नी इतने दिनों से गायब थी, आपको पता नहीं था? नहीं पता था साहब, वो तो सूरत में थी ना। सूरत में क्या कर रही थी? वो सूरत में काम वाली बाई का काम करती थी और 1 महीने से हमारी बातचीत भी नहीं हो रही थी और उसकी तनख्वाह के पैसे बराबर से मिल रहे थे अभी तक, इसलिए मुझे लगा कि वो ठीक ही होगी। कमाल है, वो माँ बनने वाली थी, 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, आपको उसकी कोई चिंता नहीं थी? नहीं साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं साहब? 2 महीने से तो मैं उसको मिला भी नहीं, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है साहब? आपसे जरूर कोई गलती हुई है साहब। मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास, हमसे कोई गलती नहीं हुई। आप हो सकता है आपकी बीवी किसी और के साथ। नहीं साहब, ये नहीं हो सकता साहब। मेरी गायत्री ऐसी बिल्कुल नहीं थी साहब, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे बेटे सूरज में तो उसकी जान बसती थी साहब। वो इतना बड़ा धोखा हम लोगों को नहीं दे सकती साहब। साहब वो सुनील नहीं, जरूर मेरे बीवी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया है, उसको मार डाला है साहब। आप उसको सजा दीजिए। सुनील कहाँ रहता है ये? वो तो नहीं जानता साहब, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो सूरत का रहने वाला था और वो प्रदीप उसका काम लेके मेरे पास आया था। प्रदीप साहब, मेरे को इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं। अरे जिस औरत को तूने भेजा था उसका मर्डर हुआ और तू बोलता है लेना देना नहीं? देवा शपथ साहब, मेरे को कुछ नहीं पता। तो मनोहर के पास कोई काम नहीं था और गायत्री भी काम ढूंढ रही थी, तभी मेरे को सुनील साहब का फ़ोन आया। उनको 24 घंटे के लिए नौकरानी चाहिए। सुनील साहब कहाँ रहता है सूरत में तेरा सुनील साहब? सूरज चलना खेलने चलते हैं। हाँ सूरज चलना खेलने चलते। नहीं, मेरा मन नहीं है। बाबा, बाबा, अब किधर थे बाबा? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था, मुझे आपके साथ जाना है। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? मैं ठीक हूँ बाबा, पर आप मुझे अपने साथ ले चलो और आई को भी ले लो। हाँ बेटा, मैं तुझे भी ले चलूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। क्या किया तुम लोगों ने गायत्री के साथ? क्या करें, छोड़ रहा। ये कौन है? ये मेरी साली है साहब, कंचन। साली? ये यहाँ क्या कर रही है? ये इधर ही रहती थी गायत्री के साथ। क्या हो क्या रहे हैं आप लोग? सर तू सुनील? हाँ मैं सुनील हूँ। तेरे घर की मेड गायत्री, उसका मर्डर हुआ है। सर गायत्री यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही थी, फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बहन कंचन को यहाँ लेकर आई थी। सांबी मेरी छोटी बहन है, अब जवान लड़की को घर पे अकेला कैसे छोड़ती, इसलिए यहाँ ले आई। साहब जब तक इसे कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक क्या ये यहाँ रह सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। गायत्री तुम पूरे घर को इतनी अच्छी तरह संभालती हो, परी का ख्याल रखती हो, उसे माँ का प्यार देती हो, तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ ना मैं। बिल्कुल रह सकती है, ठीक है। 1 मिनट। हाँ सर बोलिए। सुन, जब तक यहाँ है काम में हाथ बटाना, समझी? गायत्री वापस मुंबई क्यों जा रही थी? मुझे नहीं मालूम सर। कमाल है, वो तुम्हारे घर में काम करती थी और तुम्हें नहीं मालूम?
वो एक्चुअली पिछले 1.5 महीने से वो हरीश भाई के घर में काम करती थी। कौन हरीश भाई? लीजिए ना, ये हरीश भाई हैं और ये कुमुद भाभी। कुमुद भाभी माँ बनने वाली है, तो उन्हें फुल टाइम मेड की जरूरत है। हाँ, ये अनमोल किसी काम का नहीं है, हमारे गांव का है, बस घर के काम में हाथ बटा देता है। लेकिन कुमुद की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। हाँ साहब, ये है ना मेरी छोटी बहन कंचन, घर का सारा काम जानती है, ये सब कुछ संभाल लेगी। आप लोग इससे बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सुनील, हमें कंचन नहीं गायत्री चाहिए। अच्छा, तो तुमने तुम्हारे घर से उसको हरीश के घर में भेजा? हाँ सर, वो गायत्री को वो लोग अपने घर ले गए थे काम करवाने के लिए। फिर बाद में गायत्री कंचन को यहाँ छोड़कर गई थी। अब सूरज भी यहीं रहता है सर। ये सब कुछ कंचन मासी की वजह से हुआ है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सूरज? क्योंकि मासी ने ही सुनील अंकल को फंसाया था। सब कुछ मासी की वजह से हुआ है। ना ही वो सुनील अंकल को फंसाती और ना ही मुझे छोड़ के कहीं और काम करने जाती। सूरज, तो ये कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। बाबा, मुझे आपके साथ जाना है। जाएंगे। जब तक मैं तुम लोगों को अंदर ना करवा दूं, तब तक मैं सूरज से बाहर नहीं जाऊंगा। गायत्री अफीम लेती थी? क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं सर, वो बहुत ही सीधी औरत थी सर। ये तुम्हारा हरीश भाई, इसका फोन नंबर और एड्रेस दो। 98205। सर, ये नंबर तो बंद है। एड्रेस बताओ। सर, अंदर वाले दरवाजे पे भी ताला लगा है। शिरके, ये हरीश का पता करो, इसका फोन ट्रेस पे डालो। मनोहर, हरीश और सुनील, इनके घर के आसपास कोई अफीम बेचता है क्या पता करो। ठीक है सर। तुम्हारे खबरी को एक्टिवेट करो। सूरज, खाना लाया बेटा, चल खा ले पहले। मुझे परी से बात करनी है। हेलो। हेलो परी। सूरज, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तू ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल। हेलो हेलो परी। अच्छा सुन, अभी हाल में तूने किसी औरत को अफीम बेची है क्या? किसी औरत को? हाँ। नहीं भाई, क्या हुआ? अच्छा, इन दोनों में से किसी को बेचा है क्या? इन दोनों में से किसी को नहीं बेचा है, लेकिन एक बार दिनेश को पूछ लेना। अच्छा, कहाँ मिलेगा दिनेश? दिनेश अपने एरिया में। दिनेश भाई, यहाँ एक औरत रहती है गायत्री, तुमने उसे अफीम बेचा है क्या? मैं कोई अफीम नहीं बेचता। क्या भाई, कल्पेश ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। वैसे मैं ये किसी और सिलसिले में पूछ रहा हूँ। अफीम बेचता हूँ, पर ऐसे किसी औरत को नहीं बेचता। अच्छा। ये सुनील और हरीश है, इन दोनों में से किसी को बेचा है क्या? देख भाई, मेरे बंधे हुए 5-7 ग्राहक है, बस उन्हीं को देता हूँ, ऐसे किसी को नहीं देता। सर, यहाँ सूरत में सुनील, कंचन, गायत्री और हरीश, इनके कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई है। और मुंबई से मनोहर के। सर, ये गायत्री और हरीश, इनका फ़ोन पिछले 1 महीने से बंद है। सुनील के फ़ोन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन ये मनोहर हमें घुमा रहा है सर। मतलब? सर, अगर मनोहर के कॉल लोकेशन की माने
तो जिस दिन गायत्री का मर्डर हुआ मनोहर की लोकेशन सूरत की थी, सूरत में सुनील के घर के पास। और सर इतना ही नहीं, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ और नेक्स्ट डे मुंबई में ऑन हुआ। ये मनोहर सूरत में क्या कर रहा था और उसने ये बात हमसे छुपाई क्यों? हाँ साहब, मैं सूरत आया था, लेकिन साहब मैं क्या करता, मैं सबको कब से बोल रहा था कि एक बार गायत्री से मेरी बात करा दो, लेकिन कोई बात ही नहीं करा रहा था साहब। हेलो हेलो कंचन, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाती रे? गायत्री किधर है? मेरी उससे बात करा जा रहा हूँ। ताई को तुझसे कोई बात नहीं करनी है। सुनील का एड्रेस पता नहीं था तेरे को? नहीं साहब। प्रदीप ने नहीं बताया? सब प्रदीप से कोई बात ही नहीं हो पा रही थी और गायत्री का कहीं पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए मैं उसे ढूंढने यहाँ आ गया था। और यहाँ आके फोन स्विच ऑफ कर दी? नहीं साहब, फोन बंद नहीं किया, मेरा बैटरी खराब हो गया था फोन का साहब। उस दिन मैं सारा दिन उसका फोटो ले लेके सबको दिखा रहा था, गायत्री को ढूंढ रहा था साहब, लेकिन जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला तो फिर अगले दिन मैं मुंबई वापस आ गया। क्यों? कांचन से एड्रेस नहीं पूछा तुमने? साहब वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्यों नहीं बताया कि गायत्री का एड्रेस? वो घटिया आदमी है साहब, जो बार बार फोन करता लेकिन सिर्फ गंदी बात करने के लिए। मैं कह रही हूँ साहब, उसने कुछ किया है। जब ताई सुनील साहब के यहाँ काम करने गई थी, उसने तो मेरे ऊपर हाथ भी डाला था, तभी तो ताई गुस्सा हुई थी। गायत्री, अरे रुक ना, मेरी बात तो सुन। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती गायत्री? अरे मैंने कुछ नहीं किया। क्या करना बाकी रह गया? ये मेरी छोटी बहन है और तू इस पे हाथ डाल रहा था। बस सूरत में तेरे बारे में सोच सोच के मैं मरी जा रही थी। कितना भरोसा किया तुझ पे और तू ये ऐसे नोच रहा था और ये लाद नहीं बांट ली तुला। अरे गायत्री, मैंने कुछ नहीं किया, सुनो तो। तभी तो ताई मुझे सूरत लेके गई थी सुनील साहब के पास। साहब मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया साहब, वो झूठ बोल रही है। उसने गायत्री से भी झूठ बोला है। उसको जो रंगे हाथ पकड़ लिया था मैंने इसके वजह से। धंधे वाले का घर समझ के रखा है तू। उसके बाद मैंने कांचन का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था साहब, और इसीलिए उसने अपनी बहन के पास जाकर ये सब झूठी कहानी बताई ताकि उसे आजादी मिले। साहब मेरा और गायत्री का कोई कभी झगड़ा नहीं था साहब, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। ये पैसों की जरूरत मुझे नहीं होती तो मैं उसे काम करने के लिए सूरत तक कभी नहीं भेजता साहब, कभी नहीं भेजता। कितने पैसे मिले थे? 5,000 महीना मिलता था साहब। झूठ बोल रहा है साहब, वो उसने 1 लाख रुपए लिए थे ताई के और 5,000 महीने का वो अलग। उसे बस पैसों से प्यार था। तूने 1 लाख रुपए में गायत्री को सुनील के पास बेचा, फिर सुनील ने 15 दिन के अंदर उसको हरीश को बेचा। सुनील ने भी पैसे लिए ना हरीश से? साहब आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? साहब मैंने गायत्री को नहीं बेचा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बेचा। और वो 1 लाख रुपया भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे ऊपर बड़ा कर्ज था और मैं वो सारा पैसा वापस करने वाला था साहब। तू गायत्री से गुस्सा था ना? तुझे थप्पड़ मारी थी ना उसने? लाद नहीं बांट ली तुला। और इसलिए तूने उसको बेच दिया? या ऐसा तो नहीं कि तेरे को पता चला था वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली, तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैंने गायत्री को नहीं मारा साहब। हिरेन सर, जब तक सच नहीं बताता ना, मेहमान नवाजी करो इसकी। चल चल। शिरके, ये मनोहर ने 1 लाख रुपए में गायत्री को बेचा सुनील को, और बाद में सुनील ने 15 दिन के अंदर उसको बेचा हरीश को। मुझे पक्का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। सर मैंने सुनील, हरीश और मनोहर की बैंक डिटेल चेक की है। सर सुनील ने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले और नेक्स्ट डे मनोहर के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हुए। कुछ दिनों बाद सुनील के अकाउंट में 4 लाख रुपए डिपॉजिट हुए और ठीक उसी दिन हरीश के अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए। शिरके, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही मामला है। गायत्री ने बस से भागने की कोशिश की, उसको मार दिया। सर भले ही ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, लेकिन मुझे इस मनोहर के ऊपर ही शक है। सर आई एम श्योर इस मनोहर ने ही गायत्री को मारा है। हरीश भी हो सकता है, वो गायब है। एक काम करो शिरके, हरीश के बैंक में जाओ और पता करो कि दूसरे नंबर से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या। अगर ऐसा है तो उसका दूसरा पता वहाँ अपडेट होगा। और वो सुनील, उसको कल सवेरे बुला। ठीक है सर। सर मैंने कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं किया था। देखिए मनोहर को पैसे की जरूरत थी तो एज ए सिक्योरिटी अमाउंट मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए। मंथली सैलरी भी दे रहा था उसे। और जब हरीश ने मुझे बेट के बदले 4 लाख ऑफर किए तो मैं ले लिया उसे। सर 1 लाख तो मैं मनोहर को दे चुका था और गायत्री का बेटा मेरे पास ही रह रहा था, तो थोड़े प्रॉफिट के लिए मैं अगर गायत्री को हरीश के पास भेजा भी तो इसमें क्या गलत किया मैंने? इसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते गधे। गायत्री एक औरत थी, भेड़ बकरी नहीं थी बेचने के लिए। क्या मालूम हुआ उसके साथ क्या क्या हुआ हो, वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो बच्चा उसके मर्जी का है या उसके साथ रेप हुआ है, बता सकता है तू? देखिएगा इसको। चल, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। चल, ऐसा नहीं कर सकते आप। सरदार आदमी। हरीश की बैंक डिटेल से उसके नए एड्रेस का पता चल गया।
गायत्री को किसने मारा? अरे तो इतना दिमाग मत लगा। कैसे दिमाग नहीं लगाए? तू ही तो खरीद कर लाया था उसे। अनमोल, देख तो कौन आया। कौन है अनमोल? गायत्री तुम्हारे यहाँ काम करती थी? जी, हमारी बहू प्रेग्नेंट है। उसकी देख रेख के लिए हमने उसे काम पर रखा था। 5 दिन से पता नहीं कहाँ चली गई थी। हमें आज ही न्यूज़पेपर में पता चला। वो 5 दिनों से गायब है और आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की। सर मुझे लगा खुद आ जाएगी। उसको सुनील से खरीदा था ना, उसके बदले में पैसे दिए थे ना तूने सुनील को? नहीं सर, वो गायत्री के लिए पैसे नहीं दिए थे सर, वो मैंने उसे लोन दिया था। झूठ मत बोल। तूने उसको सुनील से खरीदा था, उसके बाद में तूने तेरा मोबाइल नंबर और तेरा एड्रेस दोनों भी चेंज कर दिए। सर वो दूसरा नंबर जामनगर का है ना, वहाँ से बहुत सारे फोन आते रहते हैं, इसलिए फोन बंद रखा हुआ था। हमें घर की तलाशी लेनी है। सर आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? मुझे मालूम था तुम्हारे जैसा होशियार आदमी ये बोलेगा, इसलिए हम सर्च वारंट लेके आए। दिखा। तलाशी ले। अफीम मिली है सर। अपना इससे कुछ लेना देना नहीं। लेना देना कैसे नहीं? वो 1.5 महीने से तुम्हारे यहाँ काम करती थी, 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। जो कुछ भी हुआ वो यही हुआ है, उसके मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। उसके बॉडी में अफीम मिला है। ये इसी ने किया होगा। मैं कब से कह रही हूँ इसको काम से निकालने के लिए, और ये अफीम भी यही लेता है। गायत्री के साथ कुछ किया? गायत्री के साथ कुछ किया था क्या? किया था ना। वो क्या है ना, आपने भी किया तो मेरा भी मन किया। क्या कह रहा है तू? सर ये पागल है, इन्होंने कुछ नहीं किया है गायत्री के साथ। ये झूठ बोल रहा है साहब। आप कहाँ इस नशेड़ी की बात सुन रहे हैं? सर नशे में कुछ भी बड़बड़ करता है ये। इन सबको ले चलो, सब पता चल जाएगा किसने क्या किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में ले चलो इनको। और इन दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ। चलो। जब हम किसी जानवर के साथ रहते हैं तो उससे भी एक लगाव सा हो जाता है, तो फिर चंद सिक्कों के लिए हम किसी इंसान की जिंदगी का सौदा कैसे कर सकते हैं? सुनील गायत्री को कुछ पैसों और काम के लालच पर अपने घर लेकर आया था और फिर अच्छे मुनाफे के लालच में उसने उसे आगे बेच दिया, बिना ये जाने कि वहां उसके साथ क्या होने वाला था, बिना ये सोचे कि गायत्री उसकी बिन मां की बेटी का ख्याल रख रही थी। ताज्जुब की बात तो यह है कि गायत्री का फोन बंद होने के बाद भी सुनील या कंचन में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि गायत्री उस नई जगह पर कैसी है जहां उसके साथ इतने अत्याचार हो रहे थे। तो क्या गायत्री की मौत के पीछे हरीश, अनमोल या उसके ही परिवार का कोई शामिल था, या फिर उसकी मौत की कहानी किसी और ने लिखी थी? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ताई के साथ ये सब हो गया। मेरा कोई नहीं है, ताई भी मर गई, अब सगा कोई नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदगी बिताऊंगी? तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी आप सब ठीक कर देंगे। आप करेंगे ना मुझसे शादी? तू पागल हो गई है क्या? एक तो तेरी बहन की वजह से जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है, इतनी मुश्किल से बेल मिली है मुझे। ये मत भूल तू इस घर की नौकरानी है, जब तक साथ है हंसी खुशी रहे। तुझसे शादी नहीं कर सकता मैं। तो इतने दिनों से तुम मुझे यूज कर रहे थे। देखो शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी, वरना मैं पुलिस में जाके सब बता दूंगी तुमने मेरे ताई के साथ क्या किया है। बकवास मत कर तू, एक बच्ची का बाप हूं मैं, ऐसे उठ के किसी के साथ शादी नहीं कर सकता मैं, समझी तू?
गायत्री की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। गायत्री के पेट में हरीश का ही बच्चा था। इसका मतलब अनमोल सही कह रहा था, पहले हरीश ने उसके साथ रेप किया, बाद में अनमोल ने। हाँ सर। मैंने हरीश की बीबी कुमुद के बारे में भी इंक्वायरी की है। सर प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसने लास्ट हॉस्पिटल विजिट 6 महीने पहले की। और सर यही बात मुझे सबसे ज़्यादा खटकी, इसीलिए सर मैंने उस क्लिनिक में इंक्वायरी की जहाँ वो 6 महीने पहले जाती थी। सर पता चला है कि वो माँ बन ही नहीं सकती। फिर माँ बनने का नाटक क्यों कर रही है? इतने सालों से मैं माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। और डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। फिर नाटक क्यों किया? गायत्री। अरे मालिक, आपको कुछ चाहिए? गायत्री, मुझे जो चाहिए वो तुम ही दे सकती हो। जी मैं समझी नहीं। मुझे बच्चा चाहिए। भाभी, आप तो खुद पेट से हैं। देखना आपको ना चांद जैसा बेटा होगा। इसे बच्चा ही नहीं हो सकता। ये सिर्फ नाटक कर रही है। हमें हरीश का वंश आगे बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें लेकर आए हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। गायत्री, तुम मुझे इनका एक बच्चा दे सकती हो क्या? अभी क्या पाप करने के लिए कह रही है मुझसे? गायत्री, तुम एक औरत हो और एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे एक बच्चा दे दो। मैं ये नहीं कर सकती, पाप है मेरे लिए। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। माँ जी, आप इन्हें समझाइए ना। गायत्री, देखो बेटा, मेरी बात मान जा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन सर, हमें बच्चा चाहिए था, इसलिए अनमोल ने उसके खाने में अफीम मिलाना शुरू किया और फिर इन्होंने उसके साथ। और गायत्री ने भागने की कोशिश की, तुमने उसको मार दिया। सर हमने किसी को नहीं मारा सर। मैं और मेरी बीवी और मेरी माँ, हम लोग बाहर गए हुए थे और जब घर पर वापस आए ना तो घर में गायत्री थी और ना ही अनमोल। अनमोल? सर अनमोल के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रात वो सुनील के घर के पास था। क्या? गायत्री बहुत अच्छी लड़की है साहब। ले खाना खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलोगे? आज नहीं, मालिक घर पे नहीं है, आएंगे तो बताता हूँ। अनमोल, एक तुम ही हो ना पूरे घर में हर वक्त मेरा ख्याल रखते हो। हाँ, तुम इतने अच्छे हो अनमोल। तुम अभी मुझे ले चलोगे सूरज के पास? अभी जाना है? अभी। गायत्री, जहाँ यही घर है, मैं तेरा बाहर इंतजार करता हूँ कॉलोनी के बाहर, ठीक है? जी। तो आखिरी बार वो सुनील के घर गई थी। कंचन, कंचन, क्या हुआ? कंचन, कहने का तूने चुराया? आप ये क्या बोल रहे हो? आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो? एक भी गहना नहीं है, बता कहाँ है? तो मैंने क्या किया? आप ही ने कुछ किया होगा। मैंने किया? मैं देख के आती हूँ। सर, मेरे घर में चोरी हुई है और आप लोग फिर से मुझे उठा रहे हैं यहाँ पर। सर इनके हिसाब से इनके घर से ये सब ज्वेलरी गायब हुई है। तो सारे ज्वेलर्स के शॉप में सर्कुलेट कर दो और उनसे कहो कि कोई अगर बेचना है तो हमें इन्फॉर्म कर दे। ठीक है सर। काफ़ी नुकसान हुआ है आपका, कंप्लेंट ले ली तुम्हारी, अब हमारी मदद करो। बताओ गायत्री तुम्हारे पास आखिरी बार क्यों आई थी? नहीं सर, हमारे घर नहीं है। बोलना, वो तुम्हारे पास आई थी, हमें पता है। वो गुस्से में तुमसे कन्फ्रंट करने आई थी, लेकिन तुमने उसको मार दिया। हाँ साहब, ताई आई थी और गुस्से में भी थी। तुमने जानबूझ के मुझे वहां बेचा था ना? ताई तुम्हें क्या बोल रही है? तू जानती है ना कितने अच्छा आदमी है। हाँ मैं जानती हूँ, और मैं जानती हूँ तू ये बकवास क्यों कर रही है।
क्योंकि तू इस घर की मालकिन बनना चाहती है ना। अरे तुझे पता नहीं, एक दिन ना ये आदमी तुझे भी कहीं बेच आएगा। बकवास मत कर। मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ, मैं बकवास कर रही हूँ। तुझे तेरा भांडा तो मैं फोड़ूंगी, सब कुछ बता दूंगी पुलिस को। बता मेरा बेटा कहाँ है? बता मेरा बेटा कहाँ है? ताई तू ये सब क्या बोल रही है ताई? चुप रह, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? सब क्या है? क्या बताओ? मैं भी देखता तू पुलिस को क्या बताएगी। तेरा बेटा यहाँ पर है, अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया नहीं, याद रखना उसे ऐसे गायब करूंगा ना तुझे पता नहीं चलेगा वो कहाँ है। मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैं सिर्फ उसे चुप करवाना चाहता था क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। सर मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि सर हरीश भाई के घर में उसके साथ वो कह रहा है। सर तो उसके बेटे को उसके साथ जाने क्यों नहीं दिया? सर वो एक्चुअली झूठ मत बोल, समझा ना? तुम लोगों ने उसको डरा के रखा था। उसका बेटा तेरे पास था तो उसको धमकी दे रहा था, और वो हरीश सेक्रेटरीट में होने का रौब छाड़ रहा था। वो तुम्हारे पास आई और तुमने उसको मार दिया। अरे नहीं साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है कि सुनील ने एक फोन किया है। तुम लोग मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। ताई ये क्या कह रही थी? अरे उसे रोकना होगा, बात आगे बढ़ी तो पता नहीं क्या होगा। साहब इसी आदमी ने मारा है मेरी ताई को। सर ये झूठ बोल रही है सर, सिर्फ अकेले मैं पीछे नहीं गया था, ये भी गई थी। सर इसी ने मारा उसे। कंचन, कंचन तू कहाँ गई थी? अरे मैं तो आप ही को ढूंढने गई थी, मुझे पहले से डर था ये जरूर कुछ करेगा। सर झूठ, बिल्कुल झूठ सर। अरे मैं क्यों मारूंगी मेरी ताई को? साहब उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि साहब तू मुझसे शादी करना चाहती थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तेरे सपनों में पानी फिर जाता, बस इसलिए। साहब ये झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं? क्यों जानना? अंदर जाके झगड़ा करो। एक मिनट सर, मुझे मालूम था आप लोग ऐसा कुछ करोगे सर, इसलिए मैं अपने साथ अपने वकील को लाया। सर आइए, ये मेरे बेल के पेपर्स। मेरी एक छोटी बेटी है घर में जो मेरा इंतजार कर रही है, उसे छोड़कर मैं ऐसे रह नहीं सकता ना सर। परी, बेटा परी, परी कहाँ है तू? परी बेटा कहाँ चली गई? परी, परी कहाँ चली गई? परी, रक्षा बहन, आपने परी को देखा क्या? मेरी नहीं देखा। बहन, आपने परी को देखा क्या? मेरी बेटी। नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। क्या खेल रही थी क्या? नहीं मैंने तो नहीं देखा। बेटा मोहन, तूने परी को देखा क्या? नहीं अंकल, आज तो खेलने भी नहीं आई। खेलने नहीं आई? हेलो, पुलिस स्टेशन। लेकिन ऐसे कैसे आपकी बेटी गायब हो गई? अरे मुझे क्या मालूम कैसे गायब हो गई साहब। आप लोग मुझे सुबह सुबह पुलिस स्टेशन ले गए थे, जब वापस आया तो परी यहाँ पर नहीं थी घर पे। सारी कॉलोनी में ढूंढा सर, किसी को नहीं पता परी कहाँ पर है। पता नहीं चला क्या करूं मैं। बच्ची का कुछ पता चला? नहीं सर, 2 दिन हो गए, समझ नहीं आ रहा बच्ची कहाँ चली गई। वैसे उसकी फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दी है, लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बच्ची कहाँ जा सकती है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री के मर्डर में बच्ची का कुछ हाथ है? मतलब आई मीन बच्ची ने ऐसा कुछ देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कहीं डर के छुप गई हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जिसने गायत्री का मर्डर किया उसने परी को गायब किया। या ऐसा भी हो सकता है कि गायत्री के मर्डर में परी का हाथ हो। परी तो बच्ची है सर, एक बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है? तो बच्ची गई कहाँ? सर गला दबा के मारा गया। तीन दिन से तुम्हारा जो नाटक चल रहा था, तुम्हारी बेटी गायब है। असल में तुमने तुम्हारे बेटी को मारकर बेड के बॉक्स में बंद करके रखा था। कैसी बात करे सर?
कैसी बात करें? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उसने देखा होगा गायत्री का मर्डर करते हो तुम्हें। कोई भी बाप किसी बेटी को मार सकता है क्या? इसको लेके चलो, बॉडी पोस्टमार्टम पे भेज दो। बहुत कोई बेटी को मारता है। चल। अब मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ सब बात सुनेंगे, चल। सर, परी की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से परी की मौत 3 दिन पहले हुई थी। ठीक उसी सुबह जिस दिन हम सुनील और कंचन को यहाँ पुलिस स्टेशन में लेकर आए थे। इसका मतलब ये सुनील और कंचन ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग तो हमारी हिरासत में हैं। राइट सर। और एक और बात सर, परी की बॉडी में भी अफीम थी। क्या? इसका मतलब पहले परी को अफीम दिया गया, वो बेहोश होने के बाद दुपट्टे से उसका गला दबाया गया गायत्री की तरह। एक मिनट। हेलो, ठीक है सर। सुनील के घर से जो गहने चोरी हुए थे उसे कोई बेचने आया। कौन? साहब मुझे कुछ नहीं पता। तेरे को कुछ नहीं पता तो ये गहने कहाँ से आए तेरे पास? ये गहने कहाँ से आए? साहब ये गहने मेरे बेटे ने मुझे लाके दिए। उसने किसी को अफीम बेची थी। इसके बेटे को लेकर आओ। मोहन, तुमने किससे अफीम बेची थी? तुमने मोहन से अफीम खरीदी थी? बाद में तूने वो अफीम परी को दे दी और बाद में परी का गला दुपट्टे से घोटकर उसको मार दिया। मैंने कितनी बार कहा है, तूने गलत किया है। मैं पापा को सब बता दूंगी। तू वो सब छोड़, तू बैठ। हाँ, ये देख, मैं तेरे लिए लड्डू लाया हूँ, तुझे पसंद है ना? ये खा। मैंने भी खाया है, बहुत मस्त है, ये ले। मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूँगा। मैं उनको सब कुछ सच बता दूंगा। अब खुश है? ये ले, ये खा। आप परी दोस्त थी मेरी, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। फिर क्यों मारा? आई की वजह से। मेरी आई अच्छी नहीं थी। उसने सुनील अंकल के घर से जाने के बाद मुझे एक फोन तक नहीं किया था। फिर मुझे एक दिन वो नौकर दिखा, मैं उसका पीछा करते करते घर तक चला गया। मुझे बस खुश कर दे, तुझे रानी बना के रखूंगा। बहुत गंदी थी वो, और वो उस रात मुझसे मिलने भी आई थी। सूरज, सूरज चल यहाँ से मेरे साथ। नहीं, तू गंदी है, दूसरे लोगों के हाथ सोती है। तूने पापा को धोखा दिया है और तू मुझे भी छोड़ के गई थी। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? मैं तुझे सब कुछ बता दूँ, तू बस चल यहाँ से मेरे साथ। सूरज नहीं, सूरज, सूरज। फिर वह मोहन के वहां गया उससे अफीम लेने। मोहन ने कहा अफीम खाकर कुछ समझ नहीं आता है, नशा हो जाता है। आई सूरज, आई, मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है, चल, चल। लेकिन मेरे पास तो एक ही टिकट है और पैसे भी नहीं है। सुन, तू एक काम कर, ये जो पीछे वाला दरवाजा होता है ना, जहाँ से अंदर आते, तू ना चुपचाप से अंदर आ जा। ये देख, मैंने तेरे लिए दाबेली लाई। दिखाया? हाँ, तू खा। परी ने मुझे आई के पीछे जाते देखा था, और जब उसे पता चला आई को किसी ने मार दिया है, वो मेरे पीछे पड़ गई कि वो अपने पापा को सब सच बता देगी। और मोहन भी मेरे पीछे पड़ गया था, वो अफीम के पैसे नहीं दिए थे ना। फिर मैंने सुनील अंकल के घर से गहने चुरा कर उसे दे दिए। ये सब आई की वजह से हुआ है। मेरी आई बहुत गंदी थी, बहुत गंदी साहब, बहुत गंदी थी वो। तुम्हारी आई गंदी नहीं थी, तुम्हारी आई ने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बिल्कुल फंसाया नहीं था।
अरे वो तो खुद किस्मत की मारी थी, वो तो खुद तुम्हें अच्छा भविष्य देना चाहती थी, और उसके लिए उसने क्या किया, क्यों किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये समझने के लिए तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारी आई बिल्कुल गलत नहीं थी और तुमने उसे मार दिया। और उसके जाने के बाद उसके साथ कम से कम नफरत तो मत करो। गायत्री और परी के खून के इल्जाम में सूरज को सुधार गृह भेजा गया। सूरज के दोस्त मोहन को भी अफीम बेचने के जुर्म में 6 महीने के लिए सुधार गृह भेजा गया। भले ही गायत्री की हत्या सूरज के हाथों हुई हो, लेकिन उसके गुनहगार और भी बहुत से लोग थे। हर इंसान अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन हरीश ने अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए जो गायत्री के साथ हैवानियत दिखाई, उसके लिए उसे जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।